प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वारसलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ विषय लेकर के जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज का जो टॉपिक है वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए से संबंधित है। ग्रुप डी की परीक्षा जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जिसमें बहुत से विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी में भर्ती के लिए। तो आज का जो वीडियो है उन्हीं के लिए समर्पित है और जीके का जीके से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी में मैथ भी पूछता है, मैथ, रीजनिंग और जीके या जीएस कहिए, जो कहिए। तो जीएस में तो सब विषय आ जाता है। जनरल स्टडी में जितना भी विषय है, आर्ट का, साइंस का, सब आ जाता है इसमें। तो इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जो ग्रुप डी के परीक्षार्थी हैं। तो आज का जीएस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सेट करिए हैं। 30-31 गो सवाल है जो पिछले ग्रुप डी लगता है 2015 में पूछा गया है। 2015 में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं उसी को लेकर आए हैं। 15, 10, 25, 26, 11 वर्ष पुराना है सब क्वेश्चन और आने की ज़्यादा संभावना है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में जाते वक्त जरा सा इसको देख लीजिएगा। हो सकता है 2-4 प्रश्न आपको लड़ जाए, इससे तो मेरा परिश्रम जो है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं इन प्रश्नों को छांट करके अलग किया हूँ और ताकि विद्यार्थियों को कुछ लाभ हो। तो आइए अपने विषय पर आते हैं। पहला है क्वेश्चन कि राजा भोज किस राजवंश के थे? किस राजवंश के थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परमार। परमार वंश के वो राजा थे। परमार वंश के वो राजा थे। दूसरा है महात्मा गांधी ने किस पुरस्कार को असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को लौटा दिया था? महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने एक पुरस्कार दिया था। उस पुरस्कार का नाम है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद अंग्रेज दिए थे, अंग्रेज पुरस्कार के रूप में दिए थे महात्मा गांधी को। लेकिन महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए तो उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उस समय केसर ए हिंद का जो पुरस्कार मिला था उसको अंग्रेजों को महात्मा गांधी लौटा दिए। उसके बाद है तीसरा, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो मैसूर राज्य का वो शासक था। याद रखिएगा, हम केवल आंसर लिख रहे हैं, बता रहे हैं। मैसूर राज्य का शासक था। चौथा है संस्कृत रचना पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है बहुत मशहूर किताब है, संस्कृत में लिखी गई है। उसके रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, 1887 में 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो MG राणा डे ने की थी। MG राणा डे महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने ही 1887 में 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की एक स्थापना की थी। उसके बाद है कन्याकुमारी किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी, जो कि भारत का अंतिम छोर पर है, स्थान है, तीर्थ स्थल भी है माना जाता है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर है, भूमध्य रेखा के उत्तर है। उसके बाद है किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो लोग जनरली धान को लोग कहते हैं, तो धान में तो है ही है, पानी की ज्यादा जरूरत पड़बे करता है। इसके अलावा गन्ना, ईख जिसको कहते हैं, या देहात में केतारी भी लोग कहते हैं। तो धान के बाद दूसरा नंबर है आपका गन्ना का, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, बार बार पटाना पड़ता है, तब जाके गन्ना उत्पन्न होता है। और इसको उत्पादन में लगभग साल भर लग जाता है समय, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कौन सा धूमकेतु 76 साल के बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली नामक धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 साल के बाद उगता है
और लोग उसको देखते हैं। प्रत्येक 76 साल के बाद उगता है, बीच में कभी नहीं उगता है। तो आपका सवाल है कि कौन सा धूमकेतु 76 साल के बाद दिखाई पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा आपका हैली। उसके बाद प्रतिरोध किस चीज में मापते हैं, मापने की इकाई क्या है, तो ओम में नापा जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम में नापा जाता है। उसके बाद माचिस जो हम लोग जलाते हैं, माचिस के नोक पर किस रसायन का प्रयोग होता है। माचिस जो हम जलाते हैं तो देखते हैं कि नोक पर लाल या काला रंग का रसायन दिया हुआ रहता है। तो कौन रसायन है, तो उसको फास्फोरस कहते हैं। फास्फोरस को रगड़िएगा तो उसमें आग उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए माचिस के नोक पर कौन सा रसायन रहता है, याद रखिएगा फास्फोरस। इसका सूत्र होता है P4। P4 रसायन की भाषा में कहिएगा तो P4 इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। उसके बाद पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में पहला प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो 1918 तक चला। कई साल चला, 4 साल चला प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में जाके समाप्त हुआ था। 4 वर्ष प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद है बटरफ्लाई, एक शब्द है, वो किस खेल में संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। तैराकी प्रतियोगिता जो होती है उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का नाम है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है अकबर के शासनकाल में टोडरमल कौन सा विभाग देखते थे। अकबर के शासनकाल में टोडरमल नियुक्त था, तो भू राजस्व और एवं इसमें सुधार का काम टोडरमल करते थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में भू राजस्व की देखभाल और इसमें जो भी आवश्यकता के अनुसार सुधार करना था, सुधार की जिम्मेवारी टोडरमल को अकबर ने दिया था। उसके बाद है अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनवाया था। अंग्रेज जब भारत आए तो अपना एक किला बनाए वो लोग भारत में। वो कौन सा किला था, उस किला का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट माने किला, FORT, फोर्ट माने किला होता है। FORT, फोर्ट माने किला। किला सेंट जॉर्ज बनाया था। कहाँ बनाया था, मद्रास में बनाया था। कहाँ, मद्रास में बनाया था। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज जब भारत में आए तो सबसे पहले किला कहाँ बनाए, मद्रास में। उस किला का क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसके बाद है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य के नाम से तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के रूप में, विष्णुगुप्त के नाम से भी लोग चाणक्य को जानते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। उसके बाद किन्हें रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है, रेड शर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, किन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां, पाकिस्तान के रहने वाले थे। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, उनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, तो डिगबोई में है। सबसे पुराना भारत सरकार तेल को साफ करने के लिए कारखाना स्थापित किया था, वो डिगबोई में किया था। और डिगबोई कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, आसाम में पड़ता है सबसे पहले। आज तो बिहार में भी है तेल रिफाइनरी कारखाना। उसके बाद है अगला, साबुन किसका सोडियम लवण है, किसका सोडियम लवण है, तो स्टेरिक अम्ल का लवण है। स्टेरिक अम्ल या बसा अम्ल भी कह सकते हैं, बसा अम्ल भी कह सकते हैं, या इससे कहिएगा तो स्टेरिक अम्ल से ही साबुन का निर्माण किया जाता है। सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम एक धातु है, तो उसको हवा के संपर्क में जहीं आता है तो उसमें स्वतः आग लग जाती है। इसलिए प्रयोगशाला में, रसायन के प्रयोगशाला में सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ताकि इसका संपर्क हवा से न हो। जब ही हवा के संपर्क में आएगा सोडियम अपने आप जलना शुरू हो जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, अधिक ज्वलनशील होता है। उसके बाद रेडियम किस खनिज से मिलता है, ध्यान दीजिएगा, पिंच ब्लेड से
रेडियम निकलता है जो काफी चमकता है। पहले घड़ी उड़ी में भी रेडियम का प्रयोग करते थे लोग। घड़ी के नंबर जो 1 2 3 4 उसको रेडियम से लिख देते थे या रेडियम बैठा देते थे, तो अंधेरा में भी दिखाई पड़ता है, चमकता है, जिसके कारण रेडियम जो है वो अंधेरा में भी दिखाई पड़ता है। तो इसका किस खनिज से निकलता है? पिंच ब्लेड से। पिंच ब्लेड याद रखिएगा। रेडियम चमकदार धातु है जो घड़ी वगैरह में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है घंटा किस मिश्र धातु का बना होता है? मंदिरों में जो बड़ा बड़ा घंटा लगा हुआ रहता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो किस धातु से बनता है? तो टीना और तांबा दोनों मिला करके मिश्र धातु हो गया। क्या हो गया? मिश्र धातु से बनता है। टीना रहता है और तांबा को मिला करके वही घंटा का निर्माण किया जाता है। तो आपका सवाल यही है, घंटा किस मिश्र धातु से बना है? तो तांबा और टीना। तांबा के हो गया संकेत हो जाता है Sn और टीना के संकेत हो जाता है Sn और तांबा का संकेत हो जाता है Cu। Sn और Cu मिल करके, Sn और Cu दोनों मिल करके हो जाता है घंटा का निर्माण करता है मिश्र धातु। संसद के संगठन का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा का गठन होता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन या संगठन किया जाता है? तो संविधान के 79वां अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि संसद किस तरह का होगा। राज्यसभा और लोकसभा दो वो है, दोनों को हम संसद कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 79वां अनुच्छेद के अनुसार संसद का निर्माण किया गया है। कोरू अंतरिक्ष पतन कहाँ स्थित है? फ्रेंच गुयाना में है। फ्रेंच गुयाना में है। पूछा गया है, जितना भी सवाल है सब पूछा गया है और VBI क्वेश्चन है। उसके बाद है भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1931 से शुरू हुआ है। प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1931 में, 1931 में। तो उस समय भारत के अंग्रेजों के गुलाम था भारत, तो अंग्रेजों का शासन था। तो जनगणना जब प्रथम जनगणना हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो साहब जो थे वही भारत में जनगणना की शुरुआत किए थे 1931 में। 1931 में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अभी जो जनगणना हो रही है वो 16वीं जनगणना है उस हिसाब से। और ऐसे भारत जब स्वतंत्र हो गया तो जो 26-27 को जो जनगणना संपन्न होने जा रही है वो 8वीं जनगणना है। कितवीं जनगणना है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 8वीं सेंसस है। सेंसस 8वां सेंसस है। और ऐसे 1931 से जोड़िएगा तो 16वां सेंसस है, 16 सेंसस। उसके बाद है अंग्रेजों ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत किया था? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 3 गो न्यायालय है। लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। और एक और कोर्ट होता है कॉर्नर कोर्ट, जो बड़े बड़े महानगरों में स्थापित किया गया है, जिसको कॉर्नर कोर्ट कहते हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कोर्ट जो है भारत में 4 प्रकार के होते हैं। पहला लोअर कोर्ट जो जिला में होता है। उसके बाद हाई कोर्ट जो राज्य के राजधानी में होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली से, भारत सरकार की राजधानी जहाँ है दिल्ली में होता है। और उसके बाद कॉर्नर कोर्ट बड़े बड़े महानगर जैसे मद्रास हुआ, बम्बई हुआ, इस समय कॉर्नर कोर्ट की स्थापना की गई है। इस तरह से कुल 4 प्रकार के कोर्ट भारत में कार्यरत हैं या चल रहे हैं या चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सवाल है आपका कि अंग्रेजों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के स्थापना किया थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। तो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया था? किस एक्ट के तहत किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी कब शुरू किए थे?
1942 में। तो उस समय अंग्रेज के भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बावेल। लॉर्ड बावेल बावेल कब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? 1942 में। उसके बाद पृथ्वी के कितने प्रतिशत में भारत फैला हुआ है? पृथ्वी तो आप जान रहे हैं कि बहुत बड़ा है क्षेत्रफल पूरा विश्व का, तो भारत में उसमें कितना में फैला है? तो 2.4% में भारत का फैलाव है। 2.4% में पूरे पृथ्वी के पूरे पृथ्वी पर भारत का फैलाव जो है 2.4% है। उसके बाद है चींटी में कौन सा अम्ल होता है? जैसे कि चींटी काट लेता है, बिढ़नी काट लेता है, बिच्छा काट लेता है, तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है? तो फॉर्मिक अम्ल रहता है। फॉर्मिक अम्ल रहता है। जैसे चींटी काटती है या बिच्छा काटता है या बिढ़नी काटता है, तो यही फॉर्मिक अम्ल को वो हमारे शरीर में डंक के सहारे प्रवेश करा देता है, जिससे वहाँ पर सूजन हो जाता है, काफ़ी दर्द होता है, जलन महसूस होता है और वह अंग जो है वो प्रभावित हो करके फूल भी जाता है। तो चींटी में, हड्डा या बिढ़नी में या बिच्छा में जो मनुष्य को काट देता है, तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है? फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट से क्या निकलता है? अयस्क माने होता है कच्चा पदार्थ। अयस्क माने कच्चा पदार्थ, जिसको ओर अंग्रेजी में ओर कहते हैं। ORE ओर माने कच्चा पदार्थ। हिंदी में अयस्क कहा जाता है, जो जमीन से निकलता है, तो उसी को हम ओर कहते हैं। तो मोनाजाइट जो जमीन से निकलता है, उस मोनाजाइट से कौन सा रसायन निकलता है? तो थोरियम नामक रसायन का अयस्क है ये, और थोरियम की प्राप्ति इसी मोनाजाइट को शुद्ध कर करके प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुल कितने जज होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर फैसला नहीं हो पाता है तो लोग इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है। हेग एक जगह है नीदरलैंड में, वहीं पर स्थापित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जिसको कहते हैं। उसमें कुल 15 जज बैठते हैं। उसमें जजों की संख्या 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ है? हेग नामक स्थान में है। हेग कहाँ है? शायद नीदरलैंड में है। उसके बाद है भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर जो सरकारें हैं वो भारतीय संविधान में संशोधन करते आ रही है। अब तक तो 102वां की 103वां संशोधन हो चुका है, 103 4 बार संशोधन हो चुका है। तो पहला संशोधन, सवाल आपका ये है कि सब पहला संशोधन कब शुरू हुआ? संविधान 1947 में लागू हुआ। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय मैंने 3 वर्ष के बाद ही 57, 58, 47, 3, 50 और 51, 4 बरस के बाद उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो जून 1951 में पहला संशोधन हुआ था। जून 1951 1951 में पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट भारतीय संविधान में किया गया था। भारतीय सरकार, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वही संशोधन किए थे। तो आज के सवाल में 31 वही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ग्रुप डी के परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में जाने के पहले इसको जरूर एक बार देख लेंगे। बहुत सा क्वेश्चन आने की संभावना है और VVI क्वेश्चन है और पहले भी ग्रुप डी के परीक्षार्थियों से पूछा गया है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको कम से कम जाते वक्त भी देख लीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथी संगी को भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 3 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा संपन्न होने जा रही है। तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों साथियों को पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।